इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एमके साहू क्लासेज में स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी का 11वां लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम सभी लोग देखेंगे कि इससे संबंधित जो भी पॉइंट हैं, उन्हें हम सभी लोग कवर करेंगे। इससे पहले जो लोग नहीं देखे हैं, वो प्लेलिस्ट में वीडियो 10 लेक्चर हैं, उन्हें देख सकते हैं। और ये 11वां लेक्चर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंडियन पॉलिटी बस खत्म होने वाली है, बस 2-3 लेक्चर और हैं, उसमें कवर हो जाएगा। तो 11वां लेक्चर है, इसमें हम लोग जो मेन पॉइंट है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यानी पहला पॉइंट है, अगर भारत में राज्य विधानमंडलों का जो उच्च सदन होता है वो क्या होता है? तो उच्च सदन होता है विधान परिषद, और निम्न सदन क्या होता है? विधानसभा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यों के वित्तीय लेखों पर कौन नियंत्रण रखता है? तो वित्तीय लेखों पर राज्य सरकार के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो है नियंत्रण रखता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि राज्य में उच्च सदन यानी विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति संबंधी राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा की जाती है। यानी विधानसभा और उच्च सदन की जो चर्चा है, यानी उच्च सदन की जो स्थापना होती है वो विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत हो और संसद द्वारा साधारण बहुमत हो, तभी उच्च सदन का निर्माण होगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकता है? तो जो विधान परिषद है किसी साधारण विधेयक को अधिकतम 4 माह तक रोक सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने केंद्र को देखा है, अब राज्य से संबंधित जो है, राज्य विधानमंडल से संबंधित जो पॉइंट है उनको देखते हैं। अनुच्छेद 163 कह रहा है कि राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान किया जाता है। ये अनुच्छेद 163 में। 164 अनुच्छेद कहता है कि राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रत होता है। यानी विधानसभा के प्रत जितना भी राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है वो विधानसभा के प्रत होता है, और ये अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 166 कह रहा है कि राज्य सरकार के कार्यों का जो संचालन होता है वो अनुच्छेद 166 के अंतर्गत होता है। अनुच्छेद 167 कह रहा है राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। यानी मुख्यमंत्री का एक कर्तव्य है, जो भी कार्य करे वो राज्यपाल को सूचना दे, तो अनुच्छेद 167 के अंतर्गत है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन एवं समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है? तो ये है अनुच्छेद 169 में है। अगला पॉइंट कह रहा है कि राज्य की विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है? तो ये अनुच्छेद 170 के अंतर्गत विधानसभाओं में सदस्यों की जो संख्या है वो निर्धारित की गई। अगला कह रहा है राज्य विधानसभा के निर्वाचन का जो संचालन होता है, राज्य में विधानसभा के निर्वाचन का जो संचालन होता है वो भारत का निर्वाचन आयोग करता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है, परंतु इसे समाप्त किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि राज्य विधान परिषद को क्या भंग किया जा सकता है? तो भंग नहीं किया जा सकता है, अपितु इसे समाप्त किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो ये गोवा में जो है समान नागरिक संहिता लागू है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राज्य का विधानसभा जो अध्यक्ष होता है, राज्य का जो विधानसभा अध्यक्ष होता है, अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राज्य का विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपता है। अगला पॉइंट है कि विधानसभा के सदस्यों की निर्हरताओं, यानी जो निर्हरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो अंतिम निर्णय राज्यपाल के द्वारा लिया जाता है। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि विधानसभा विधानसभा द्वारा विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए विधानसभा के लिए, और लोकसभा के लिए भी न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला है विधानसभा के विघटन के पश्चात उसका अध्यक्ष अधिकतम 6 माह तक अपने पद पर बना रह सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन, राज्य सरकार के जो मंत्री होते हैं उनके वेतन और भत्तों का जो निर्धारण है इसके द्वारा किया जाता है, तो राज्य विधानसभा के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है
कि वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल थे? तो 5 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल थे। प्रथम महिला जो मुख्यमंत्री थी, वो भारत के किस राज्य में बनी थी? तो ये उत्तर प्रदेश, आपका प्यारा राज्य उत्तर प्रदेश में बनी थी। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत के किसी राज्य यानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला जो मुख्यमंत्री थी, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था सुचेता कृपलानी। 1963 से 1967 ईस्वी तक ये मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि विधानसभा के सदस्यों की जो संख्या है, इसको भी देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट पूछ रहा है कि राज्य और सदस्य। तो आंध्र प्रदेश में विधानसभा के 175 सदस्य हैं, असम में 126, छत्तीसगढ़ में 90, गुजरात में 182, हिमाचल प्रदेश में 68, कर्नाटक में 224, मध्य प्रदेश में 230, मणिपुर में 60 सीटें विधानसभा की हैं, अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटें, बिहार में 243, गोवा में 40, हरियाणा में 90, झारखंड में 81, केरल में 140 और महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं विधानसभा की, मेघालय में 60, नागालैंड में 60, पंजाब में 117, सिक्किम में 32, तेलंगाना में 119, उत्तर प्रदेश में 403, पश्चिम बंगाल में 294। इस साइड में देख लेते हैं, मध्य प्रदेश मणिपुर तक हो गया था, मिजोरम में 40 सीटें, उड़ीसा में 147, राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें, तमिलनाडु में 234 हैं, त्रिपुरा में 60 सीटें हैं विधानसभा की और उत्तराखंड में 70 सीटें हैं। अगला आता है केंद्र शासित प्रदेश में देख लेते हैं, दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं, पुडुचेरी में 30 सीटें हैं, जम्मू और कश्मीर में टोटल 90 सीटें हैं और 24 जो सीटें हैं वो पीओके के लिए रिक्त रखी गई हैं। टोटल मिलाकर के 90 सीटें जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो हम देखते हैं, कह रहा है कि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? तो ये आता है कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन। अगला कह रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है और ये उच्च न्यायालय है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है उसमें 3 सदस्यीय समिति है। पहला है भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उच्चतम न्यायालय का कोई भी अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश। दूसरा होना चाहिए उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तीसरा है एक प्रख्यात अधिवक्ता। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके देता है? तो राष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो 62 वर्ष है और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी एज जो है 65 वर्ष है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु रिट जारी करता है तो उस लेख को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं परमादेश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये पॉइंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में उच्च न्यायालयों की टोटल 25 संख्या है और संपत्ति का अधिकार वर्तमान में वैधानिक अधिकार है। इसकी रक्षा के लिए उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। यानी संपत्ति का अधिकार इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने बताया था कि ये वैधानिक अधिकार है, अब ये मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं है, जो कि 42वां संविधान संशोधन के तहत इसे जो है। अगला पॉइंट कह रहा है कि राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन-सा अधिकार नहीं आता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत परामर्श संबंधी जो क्षेत्राधिकार है वो नहीं आता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण कौन-सी याचिका करती है? तो ये करती है उत्प्रेषण। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो परमादेश और एक उत्प्रेषण। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट है कि मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिकता में आता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन शामिल नहीं होता है? तो अधिकरण जो न्यायाधीश है वो जिला न्यायालय के अंतर्गत शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट अनुच्छेद है और विषय वस्तु है। अनुच्छेद 214 में राज्य के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में है। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय का गठन किया गया है। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति तथा अर्हताएं निर्धारित हैं। अनुच्छेद 218 में उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों का लागू होना। नेक्स्ट जो अनुच्छेद आपका 219 है, इसमें क्या कह रहा है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ ग्रहण कराया जाता है। अनुच्छेद 220 में अस्थायी न्यायाधीश बहाल होने के बाद
प्रैक्टिस पर प्रतिबंध है। अनुच्छेद 221 के अंतर्गत न्यायाधीशों का वेतन, भत्ते इत्यादि निर्धारण किया जाता है। अनुच्छेद 221 अनुच्छेद 222 में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में जो हस्तांतरण की प्रक्रिया अनुच्छेद 222 में है। अनुच्छेद 223 के अंतर्गत कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद जो है 224 कह रहा है कि अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद नेक्स्ट जो है अनुच्छेद वो कह रहा है 224 ए, ये कह रहा है कि उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 225 में उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कुछ रिट याचिकाएं जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत केंद्रीय अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाना, ये निरस्त है। नेक्स्ट अनुच्छेद 227 कह रहा है 227 कह रहा है कि उच्च न्यायालय के सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति है। अनुच्छेद 228 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों में कुछ मामलों का हस्तांतरण है। अनुच्छेद 228 के 28 ये कह रहा है कि राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के विस्तारण के लिए विशेष प्रावधान जो कि निरस्त कर दिए गए हैं। अनुच्छेद 229 कह रहा है पदाधिकारी तथा सेवक एवं उच्च न्यायालयों के व्यय के बारे में अनुच्छेद 229 है। अनुच्छेद 230 कह रहा है कि उच्च न्यायालयों का जो क्षेत्राधिकार है उससे संबंधित है। अनुच्छेद 231 कह रहा है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। अब थोड़ा-सा है जिसमें उच्च न्यायालय स्थापना और उनका क्षेत्राधिकार, इस पे देख लेते हैं कि कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है इसकी स्थापना 1862 में की गई और ये कवर कर रहा है पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्राधिकार को। दूसरा है बॉम्बे, मुंबई, इसकी स्थापना 1862 में हुई और ये महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली तथा दमन व दीव, गोवा को कवर कर रहा है। अगला है मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में, ये तमिलनाडु, पुडुचेरी को कवर करता है। और कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना 1884 में, ये कर्नाटक राज्य को कवर करता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में, ये उत्तर प्रदेश राज्य को कवर करता है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई, ये बिहार राज्य को कवर करता है। अगला है जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय की स्थापना 1928 में की गई, ये जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख क्षेत्र को कवर कर रहा है। और 8वां है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जो है इसकी स्थापना 1956 में की गई और ये मध्य प्रदेश राज्य को कवर करता है। नेक्स्ट जो उच्च न्यायालय है पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1966 में की गई थी और ये पंजाब, हरियाणा तथा चंडीगढ़ को कवर करता है। 10वां कह रहा है गुवाहाटी उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1948 में की गई और ये असम, नागालैंड, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश को कवर करता है। 11वां है उड़ीसा उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1948 में उड़ीसा राज्य को कवर करता है। 12वां है राजस्थान उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1949 में की गई, ये राजस्थान राज्य को कवर करता है। और 13वां जो है केरल उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1956 में की गई और ये केरल व लक्षद्वीप को कवर करता है। 14वां उच्च न्यायालय की स्थापना गुजरात में की गई 1960 में और ये गुजरात राज्य को कवर करता है। 15वां उच्च न्यायालय दिल्ली में है, इसकी स्थापना 1966 में की गई और ये पूरे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश को कवर कर रहा है। 16वां उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया 1967 में, ये हिमाचल प्रदेश को कवर करता है। 17वां उच्च न्यायालय सिक्किम में है जो कि 1975 में स्थापित किया गया, ये सिक्किम राज्य को पूरा कवर कर रहा है। नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 में की गई और छत्तीसगढ़ को कवर करता है। 19वां है उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 में, ये उत्तराखंड राज्य को कवर करता है। 20वां है झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 में, झारखंड राज्य को कवर करता है। ध्यान रखिएगा कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड तीनों की स्थापना सन 2000 में की गई। 21वां उच्च न्यायालय मेघालय में है और इसकी स्थापना मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में की गई, मेघालय को कवर करता है। और 22वां उच्च न्यायालय मणिपुर में है, 2013 में स्थापित किया गया, मणिपुर राज्य को कवर करता है। 23वां उच्च न्यायालय त्रिपुरा में है जो कि 2013 में स्थापित किया गया, त्रिपुरा को कवर कर रहा है। और 24वां उच्च न्यायालय तेलंगाना में है, 2019 में स्थापित किया गया, तेलंगाना राज्य को कवर करता है। 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश में है और इसकी स्थापना 2019 में की गई, ये आंध्र प्रदेश राज्य को पूरा कवर कर रहा है। और जो विशेष इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है कि 7 केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न, तो 7 नहीं है दोस्तों, ये अब केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, ये है 8। 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। कि और इसमें क्या कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के अंतर्गत आते हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं। उच्च न्यायालय इसमें बता दिया गया है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।